हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन डी ये सवाल का सैंपल पेपर 4 है, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड ट्रू नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तो लार्ज नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो let the greater number be x, greater number be x and a smaller number be y। सब बोला क्या था कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, किसके इक्वल था बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर मीन्स 8x के। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आपको दे दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो था बच्चों वो 180 के इक्वल था। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू 180 वाई वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 8x है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू कितना, तो 180। अब 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो साइन चेंज हो जाता है, आप सबने पढ़ा होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, इसे आप सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, बट दो मेथड जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी आप लोग के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है वही यूज करने वाला हूँ अभी। सो एक्स स्क्वायर और 8x को ब्रेक करना है हमें, तो 8x को मैं लिख सकता हूँ 18x, 18 माइनस अगर 10 कर दे बच्चों तो 8 हो जाएगा, और 18 10 जा 180 हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस 18 माइनस का 10 इंटू एक्स माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। अब आपको कॉमन लेना है, इस दोनों से x कॉमन है, x हमने कॉमन निकाला, x माइनस का 18, इस दोनों में से आप ध्यान से देखोगे तो 10 कॉमन है, तो प्लस का 10 हमने कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 18 को कॉमन निकाल लो आप, तो दूसरा फैक्टर बचा x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 18। क्लियर। दूसरा है x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आएगा आपका माइनस का 10, जो पॉसिबल नहीं होगा। शॉर्ट में मैं इसको लिखता हूँ NP, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया। अब आपको पता था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन था, तो 8x, सो 8 इंटू 18, 18 8 जा होता है 144, ये किसका वैल्यू आया, वाई स्क्वायर का, तो वाई कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 144 मीन्स 12। सो स्मॉलर नंबर हो गया आपका 12 और लार्जर नंबर हो गया 18। आया समझ में, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 का और पार्ट, कह रहा है अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि 80 रुपीज में कुछ बुक खरीदा गया एक शॉपकीपर के द्वारा। कह रहा है 4 बुक अगर वो और खरीद लेता है तो होगा क्या कि ईच बुक का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया कम पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक ही बॉट इनिशियली, तो बताओ स्टार्टिंग में उसने कितना बुक खरीदा था। सो बच्चों सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक ही बॉट बी एक्स, या शॉर्ट में आप लिखना चाहो एकदम इससे भी शॉर्ट में लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ बुक इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना है आपको, सो कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो बच्चों टोटल कितना अमाउंट लगाया था, तो 80 रुपीज, कितने बुक खरीदे तो एक्स, एक बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा 80 बाई एक्स। बात आया समझ में, ओके। अब क्या बोला था,
कि 4 बुक और ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है ना। आप लिख दोगे ही बाय 4 मोर बुक्स, सो नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस का 4। तो न्यू कॉस्ट कितना हो जाएगा, न्यू कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 80 अपॉन में एक्स प्लस का 4। ये बात आई समझ में। पहले उसने खरीदा था एक्स नंबर ऑफ बुक्स, 4 ज़्यादा मिलते हैं, 4 ज़्यादा खरीदा है, तो नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए, एक्स प्लस का 4। कॉस्ट तो सेम ही है। अच्छा, सो न्यू कॉस्ट कितना हो गया था, 80 बाई एक्स प्लस का 4, ये ईच बुक का कॉस्ट है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 रुपीज़ का। तो पहले जो खरीदा था, पहले का कॉस्ट था 80 बाई एक्स, माइनस कर दोगे 80 बाई एक्स प्लस का 4, तो कितने का डिफरेंस आएगा, आप कहोगे सर 1 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। अब 1 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया है, अब क्या करना है, इसमें से 80 आप ऊपर से कॉमन निकाल लो। 80 अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 1। अब 80 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 80। एल्शियम ले लो, एल्शियम आएगा आपका x इंटू एक्स प्लस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो एक्स प्लस का 4 माइनस का x इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन में 80, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 80 को 4 से करेंगे तो 80 4 जा 320। अब 320 को आपको क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 320 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन आप 2 मेथड है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन सा मेथड बताया था अभी जस्ट हमने, एक बताया था आपको मिडिल टर्म स्प्लिट, और दूसरा दूसरा जो बताया था वो था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। बात आ रही है समझ में। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो थोड़ा अगर डिस्क्रिप्शन अच्छे से अगर आपको बताएं तो करना क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म में आप ब्रेक करोगे सो दैट की मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों टर्म का फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, और उस दोनों टर्म को जब आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए 4x को तोड़ना है, हम तोड़ेंगे किस में, 20 और 16 में। 20 और 16 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 320 आ जाएगा, और 20 माइनस 16 करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा ये जो दो टर्म बनेगा वो 20 और 16 होगा। 4 कैसे आ रहा है, तो माइनस करने के बाद आप इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 16, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटू एक्स माइनस का 320 इक्वल्स टू 0। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 16x माइनस का 320 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, तो x प्लस का 20 माइनस 16 x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना, तो माइनस का 20। ठीक है, तो माइनस का 20 तो हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ बुक निगेटिव नहीं हो सकता, इसको आप लिखोगे NP, नॉट पॉसिबल। दूसरा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों, 16। सो इनिशियली उसने कितना बुक खरीदा था, 16 बुक खरीदे थे वो स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 और उसके और पार्ट हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD। बच्चों ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD जो है वो मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये कि BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा। क्लियर। ओके, कह रहा है BO एंड OC ऑन producing meet AC and AB at E and F respectively. Now AD is produced to X such that OD equals to DX. OD जो है आपका ODX के इक्वल है as shown in the figure. Prove that EF parallel BC. सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और दूसरा AO by AX इक्वल्स टू AF by AB। सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है,
सबसे पहले तो आपको ये बोल दिया क्या कि बी, सबसे पहला कि बी डी जो है, ध्यान से देखिए, बी डी इक्वल्स टू डी सी, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मीडियन बाइसेक्ट करता है, तो बी डी इक्वल्स टू डी सी है और ओ डी इक्वल्स टू डी एक्स है। इसका मतलब ये कि बी सी, ये साइड देखिए ध्यान से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इसका मतलब ये बी सी और ओ एक्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो आप सबको पता होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, राइट। इसका मतलब ये कि हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि ओ बी एक्स सी, ठीक है, या आप कह सकते हो बी ओ सी एक्स, जैसे भी नेमिंग करो, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सामने वाला जो साइड है वो पैरेलल होता है। इसका मतलब ये कि आपका ओ बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ओ बी पैरेलल हो जाएगा मेरे बच्चे एक्स सी के, ठीक है, और दूसरा ओ सी पैरेलल होगा बी एक्स के। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, बी एक्स जो है पैरेलल है ओ सी के, ये ओ सी के ही आगे एक्सटेंड किया गया है सी एफ, है ना। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सी एफ पैरेलल बी एक्स। बात आ रही है समझ में? क्योंकि अगर बी एक्स ये साइड पैरेलल है तो इसी को एक्सटेंड किया गया ना, इसका मतलब सी एफ भी पैरेलल हो जाएगा, राइट। कंसेप्ट तो समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। चलो आगे आ जाए। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, ओ बी जो था हमारा, ओ बी जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स सी के। तो देखो ओ बी को ही आगे एक्सटेंड किया गया है, बीई बनाया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीई जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स सी के। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये दोनों यूज करने वाले हैं अभी हम, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो अभी तक कंसेप्ट क्या बताया हमने, बीई पैरेलल है एक्स सी के और बी एक्स पैरेलल है सी एफ के। इतना क्लियर हो गया? चलो इतना अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही आसान हो गया, आसान हो गया। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी एक्स, इन ट्राइंगल ए बी एक्स, ध्यान से देखिए ट्राइंगल कहाँ है, ए बी एक्स दिख रहा है आप लोगों को, ए बी और एक्स दिख रहा है। अब ए बी एक्स में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम बीपीटी लगाने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप कहोगे सर बीपीटी लगेगा कैसे, तो देखो बच्चों बीपीटी कैसे लग रहा है, ये बी एक्स जो है आपका ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ओ एफ के। अगेन फिर से क्वेश्चन आएगा सर ओ एफ अब कहाँ से आ गया, तो बच्चों बी एक्स जो था वो पैरेलल था सी एफ के, तो सी एफ का ही तो पार्ट है ओ एफ, है ना। तो लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी एक्स पैरेलल ओ एफ। अब ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, कि साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो आप लिखोगे ए एफ बाई एफ बी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ओ एक्स। ये थी टू इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एक्स सी या ए सी एक्स भी आप लिख सकते हो। तो ए एक्स सी में चलो दिखाते हैं फिगर कहाँ है, देखो ध्यान से, ए एक्स सी दिख रहा है क्या आपको, ए एक्स सी, इसमें हमारा ये एक्स सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, तो ओ ई के, ठीक है ना। किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ ई के, एक्स सी पैरेलल हो जाएगा ओ ई के। इसके साइड का रेशियो बनाओगे आप तो ए ई अपॉन में
EC जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा AO अपॉन में OX। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस दोनों इक्वेशन से आप क्या दिख रहे हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स AF अपॉन में FB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें। अब आप कहोगे सर ये कौन सा रूल लगा दिया आपने, AF बाई FB इक्वल्स टू AE बाई EC हुआ। तो इससे जो बाय PPT ऑफ कन्वर्स और BPT आप देखोगे तो इसके से क्या हो जाएगा, तो EF जो है आपका वो पैरेलल हो जाएगा BC के। ये प्रूफ करना था एक्चुअली, ठीक है, EF पैरेलल BC। चलो क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट आते हैं हम। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था? दूसरा करा AO बाई AX जो है AF बाई AB, ये करना है आपको। तो देखो अभी जस्ट हमने निकाला है क्या, AO अपॉन में AO अपॉन में OX इक्वल्स था AF अपॉन में FB के, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका OX अपॉन में OA या AO जो भी लिखो आप, FB अपॉन में AF। एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन जो है दोनों तरफ आप ऐड कर दो। तो X बाई OA प्लस का 1 इक्वल्स टू FB अपॉन में AF प्लस का 1। आप कहोगे सर ये चीज हमें क्या सपने आ रहे हैं, हमें कैसे पता? तो बच्चों सपने तो नहीं आ रहे आपको, बट यहाँ पर आप क्या ध्यान से देखो ना, क्या ध्यान से देखना है सर, तो OX और OA को हम ऐड करेंगे तो ही AX बनेगा, ये वाला जो हमें प्रूफ जो करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में ना? इसलिए हम ऐड कर रहे हैं 1। तो 1 ऐड कर दिया। चलो अब 1 ऐड करके देखो क्या हो रहा है। तो फ्रैक्शन का ऐड कर देना है आपको यहाँ पर। तो फ्रैक्शन का ऐड करोगे तो ये होगा OX प्लस OA अपॉन में OA इज इक्वल्स टू FB प्लस का AF अपॉन में AF। अब देखिए OX और OA को ऐड कर रहे थे तो क्या बन रहा था बच्चों, AX बन रहा था। सो AX अपॉन में OA इक्वल हो जाएगा FB और AF, इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो AB बनेगा, ठीक है, AB अपॉन में AF। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप, या इसी को रेशियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, रेशियो में लिख देना है। सो OA रेशियो उल्टा कर देंगे अगेन, तो OA रेशियो AX जो है आपका इक्वल हो जाएगा AF रेशियो AB के। यही आपको प्रूफ करना था, लिख दोगे आगे प्रूफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। करा इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फॉर्म अ रूफ 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical tank having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the tank is full, find the rainfall in centimeter. Write your answer on the water conversion. So बच्चों बोला क्या गया कि रेन वाटर को जो है एक रूफ पर, रेन वाटर जो फॉल होता है छत पर, उसको जो है एक सिलिंड्रिकल टैंक में जो है वो भरा गया, ठीक है, जिसका आपको डायमीटर दे दिया है 2 मीटर और हाइट दे दिया 3.5 मीटर। क्लियर। तो कह रहा है कि बताओ कि उस रूफ पर कितने हाइट तक पानी जो है जमा हुआ था, ठीक है ना। तो बच्चों होगा क्या, जो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा, रूफ किस शेप में हो जाएगा, क्यूबाइड शेप में, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर, जो भी आप लिखो,
मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक लिख लोगे बच्चों। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ, रूफ का वॉल्यूम क्या होगा, तो एल इंटू बी इंटू एच, ये इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। लेंथ आपको दे दिया रूफ का 22 मीटर था, इंटू 20, हाइट नहीं पता, यही अपने को पता करना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, डायमीटर 2 था बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और हाइट आपको दिया था 3.5, तो 7×5 = 35 होता है, मतलब 0.5 आएगा। 0.5 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 11। सो 22 × 20 × h इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, सो 40h इक्वल्स टू 1। तो h कितना हो जाएगा बच्चों, 1/40। ठीक है, ये आपका मीटर है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2×5 = 10 और 2×2 = 4, सो 5/2 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, या फिर डेसिमल में लिखोगे आप तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। इतना रेनफॉल हुआ था। ठीक है, और दूसरा कह रहा था कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में आप क्या कहोगे, लिखो। तो लिख दोगे, एक लाइन सिंपल लिख देना है, वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी इंकरेज। हमें इंकरेज करना चाहिए लोगों को कि हम वाटर हार्वेस्टिंग करें। ठीक है, वाटर को जो है रखें फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, उसे स्टोर करके रखें, उसे वेस्ट ना करें। ठीक है ना, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का और पार्ट। कह रहा है रोहन वांट टू रिनोवेट हिज रूम, ही कॉल्स एन आर्किटेक्ट फॉर दिस वर्क टू मेजर द रूम, द लेंथ, breadth and height of room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 75 centimeter respectively. He want to put the longest rod that can measure the dimension of the room exactly. What is the possible length of the rod? रॉड का पॉसिबल लेंथ क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले जो आपको गिवन है लेंथ, वो मीटर और सेंटीमीटर में है, तो सब पहले करना क्या है, या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, सो मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ रूम कितना होगा बच्चों, एल 8 मीटर 50 सेंटीमीटर था, तो 850 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। ब्रेथ की बात करें, बी जो है आपका 6 मीटर 25 सेंटीमीटर था, तो 625 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरा हाइट जो था वो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर था, तो एच जो है वो हो गया आपका 475 सेंटीमीटर। अब कह रहा था मैक्सिमम क्या लेंथ हो सकता है रॉड का, तो हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, हाईएस्ट लेंथ निकालना है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का आपने फुल फॉर्म तो पढ़ा ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब ये हाईएस्ट की बात आएगी तो हमें जो है एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ ऑफ 850, 625 एंड 475, इस तीनों का एचसीएफ आप निकालोगे। तो सबसे पहले 850 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, 2 से, तो 425 आएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से कहोगे सर ऐसे तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप रफ में कर लेना बच्चों। देखो ना, 2 से 425, अब 3 से
3 1 जा 3, 3 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से ये डिवाइड नहीं होगा एक्चुअली, ये तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 5 5 जा, अगेन 5 से, तो 17 आएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसी को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। ऐसे ही दूसरा निकालना है आपको। दूसरा क्या है, तो दूसरा था 625। 625 बच्चों 2 से और 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से करोगे 125 आएगा, अगेन 5 से तो 25 आएगा, अगेन 5 से, 5 5 से 25, फिर 5 से 1। ठीक है बच्चों, तो 5 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हो 625 को। 625 को कितना लिखना है, 625 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 4। तीसरा 475 था, तो 475, ये भी आपको 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से करोगे 5 9 जा 5 5 जा, अगेन 5 से तो 19। सो 475 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 19। तो HCF कितना होगा बच्चों, तो कॉमन क्या था, 5 रेज टू द पावर 2 कॉमन है तीनों में, तो 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट रॉड, मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। आया समझ में। नेक्स्ट हमारा है 34 का, और 34 का और पार्ट ही था बच्चों ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन डी का। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, द लास्ट टर्म, क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। सो बच्चों देखो, एसएन का फॉर्मूला होता है, आपको फर्स्ट टर्म जो है वो दे दिया है, मतलब ए का वैल्यू दे दिया है कितना, तो 3 दे दिया है। लास्ट टर्म भी दे दिया ए एन कितना है, तो आप ए एन जो है आपको दे दिया 83, और एस एन ये दे दिया है 903। अब एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। ठीक है, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो n/2, ए का वैल्यू आपको दिया है 3 और ए एन का वैल्यू कितना 83, इक्वल टू कितना 903। सो अब देखो 3 + 83 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 86। सो n/2 इंटू 86 इक्वल टू कितना 903। सो 2 1 जा 2, 43 2 जा 86 होता है। सो 43n इक्वल टू 903, तो n का वैल्यू अपने को निकालना है। सो n इक्वल टू 903 डिवाइडेड बाय 43, 43 से डिवाइड करोगे तो 21 बार में। सो n का वैल्यू आ गया आपका 21। क्लियर। अब हमें d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू निकालना है तो देखो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सो ए एन का वैल्यू आपको दे दिया कितना 83। सो 83 इक्वल्स टू ए का वैल्यू पता है 3 प्लस n-1, तो n का वैल्यू कितना है 21। सो 21 - 1 इंटू डी। सो 83 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 इक्वल्स टू कितना 20d। सो 80 इक्वल्स टू 20d, 20d। सो 21 जा 20, 24 जा 80 होता है बच्चों। सो डी का वैल्यू कितना आया, तो आपको हो गया सर 4, यही आपका आंसर है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।